नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने अपने लेटर वैदिक एज में सोसाइटी, उसके इकोनॉमिक कंडीशन और उसके पॉलिटिकल फीचर्स को कवर कर लिया है। आज के क्लास में हम रिलीजियस या फिर इसके रिलीजियस फीचर्स और फिलोसॉफिकल मैटर को पढ़ेंगे। जो कि बेसिकली इनके उपनिषद्स में हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो जो फिलोसफिकल वाला जो पार्ट होगा उसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें उपनिषद्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें बेसिक लेटर एज में हमें, लेटर वैदिक एज में हमें रिलीजियस या रिलीजन के क्या क्या बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे इन्हें फिलोसॉफिकल तरीके से उपनिषद्स में समझाया गया है। दोनों ही टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और खासकर उपनिषद्स को तो पूछा ही गया है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम रिलीजन को पढ़ते हैं तो इसमें जो सबसे पहला हमें थीम देखने को मिलता है वो है आइडियाज ऑफ क्रिएशन। आइडियाज ऑफ क्रिएशन, अब ये क्रिएशन क्या है? यूनिवर्स का, ह्यूमन का, हर जो भी चीज आपको दिखाई देता है उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। यूनिवर्स या फिर ह्यूमंस, ठीक है, या इन जनरल कहिए कि लाइफ के बारे में आइडियाज ऑफ क्रिएशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला इसमें क्या है? पुरुष सुप्त हिम, कल हमने इसको डिस्कस भी किया था। पुरुष सुप्त हिम describes creation as a result of primordial sacrifice। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो एक डिवाइन बीइंग थे, जब उस डिवाइन बीइंग ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, एक सैक्रिफाइस को परफॉर्म किया, तब उसके बाद में जाकर यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। और उसी यूनिवर्स के क्रिएशन में समझाया गया कि किस तरीके से सोसाइटी का निर्माण हुआ। 4 वर्ण या 4 ग्रुप्स हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय जिसे राजन ने कहा गया, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इस टॉपिक का पिछले वाले के साथ में रिलेशन है और इसी से समझाया जा रहा है कि किस तरीके से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, फिर सोसाइटी का क्रिएशन हुआ, लिविंग बीइंग्स का क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे उनमें एक ऑर्डर बांटा गया, किसको टॉप में रहना है, किसको बॉटम में रहना है। ये सारी चीज हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ और भी थ्योरीज थे जिसमें बताया गया कि क्रिएशन फ्रॉम सन, and from Hiranyagarbh, that is golden embryo। एक या तो कुछ जगहों पर दिखाया गया कि पुरुष सुक्त के हिम से हुआ, कई जगहों पे दिखाया गया, ये माना गया कि यूनिवर्स का जो क्रिएशन था वो सन से हुआ, और कई जगह पे दिखाया गया कि एक गोल्डन प्रकार का एक एम्ब्रायो था, उसमें से जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, वहां से यूनिवर्स का, पूरे ह्यूमन बीइंग्स का, पूरे सोसाइटी का क्रिएशन हुआ। ठीक है, हमें इस तरीके से आइडियाज ऑफ क्रिएशन जो है वो हमें हमें लेटर वैदिक एज के टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, जो कि इनके रिलीजियस फीचर्स को डिनोट करता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कंसेप्ट, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू द आइडियाज ऑफ क्रिएशन। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं, हमने पढ़ा था जब हम अर्ली वैदिक एज को पढ़ रहे थे तो हमने रीत और धर्म के कंसेप्ट को या फिर इस वर्ड को पढ़ा था। लेटर वैदिक एज में हम क्या देखते हैं? कंसेप्ट ऑफ
रीत एंड धर्म became less important and sacrificial rituals यानी कि जो यज्ञ अनुष्ठान थे उनका रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस जो है वो ज्यादा हो गया. assumed greater significance. ठीक है, तो ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है. रीत और धर्म जो है वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिक्लाइन नहीं होता है, इररिलेवेंट नहीं होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है. मतलब पहले सैक्रिफिशियल रिचुअल्स का रेलेवेंस आएगा, उसके बाद में रीत और धर्म का जो हमें सिग्निफिकेंस दिखाई देने को मिलता है. ठीक है, तो याद रखना, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स अज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज. ठीक है, इन सभी को देखते हुए चलो. अर्ली वैदिक एज में हमने क्या देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ गॉड्स जो थे, या जो नेचुरल पॉलीथीइज्म जिसे कहा जाता है कि हर नेचुरल इवेंट को एक एक गॉड के साथ में दर्शाया गया. जैसे थंडर को इंद्र के साथ में, अग्निदेव होते हैं, वायुदेव होते हैं, ऐसे कई प्रकार के हमें डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स देखने को मिले. लेटर वैदिक एज में जैसे सैक्रिफिशियल रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो गॉड प्रजापति अक्सर, अगर आप लोगों ने शिव पुराण या फिर शिव जी से रिलेटेड जितने भी सीरियल्स अगर देखे होंगे, तो उसमें प्रजापति का रेलेवेंस आपको देखने को मिलता है कि कैसे इनिशियल स्टेज में कन्फ्रंटेशन खूब होता है. ठीक है, तो वही ये गॉड प्रजापति became important he is associated with creation and the sacrifices. यानी कि जो ये सैक्रिफिशियल रिचुअल्स थे, इनसे जो जुड़े हुए जो गॉड वो हमें देखने को क्या मिलता है, वो प्रजापति होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इसके लिए जाने जाते हैं. ठीक है, ही इज द इंपॉर्टेंट डीटी इन ब्राह्मणा टेक्स्ट, जिसमें जो कि मैनुअल्स होते हैं इन सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के लिए, प्रीस्ट के लिए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ही इज द इंपॉर्टेंट डीटी इन द ब्राह्मणा टेक्स्ट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स इन जनरल जो हैं वो हमें लेटर वैदिक एज में देखने को मिलता है. और अभी तक हम क्या पाते हैं कि सैक्रिफाइसेस का जो इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है लेटर वैदिक एज में. अब सैक्रिफाइस जो है वो हाउस होल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आम आप जो जिंदगी जो जी रहे हैं, एक इंडिविजुअल जो एक हाउस होल्ड का लाइफ जी रहा है, उससे भी इंपॉर्टेंट है. और पॉलिटिकल स्फीयर में भी इसका इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस जो है वो हमें दिखाई देने को मिलता है. तो अब हम पढ़ेंगे कि सैक्रिफाइसेस को बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. टू ब्रॉड कैटेगरीज
of sacrificial rituals। ठीक है, सबसे पहला हो जाता है इसका हाउस होल्ड में, कि आम घरेलू जिंदगी में इसको कैसे हमें सिग्निफिकेंस इसका देखने को मिलता है। रिचुअल ऑफ अग्नध्येय, दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फायर, यानी कि हवन कुंड जो बना हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आप उसमें जो अग्नि का जो प्रज्वलित किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फायर्स, उससे जुड़ा हुआ जो रिचुअल है उसे अग्नध्येय किया जाता है। इट वॉज essential for a householder। तो जो भी इन ब्राह्मणिक डॉक्ट्राइन या जो भी टेरिटोरियल स्टेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है और जो ब्राह्मणिक डॉक्ट्राइन के साथ में चल रहे हैं, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल को ये एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो अगर एक हाउस होल्ड में है तो हर दिन ये इस रिचुअल को परफॉर्म करे। क्या है वो? अग्नध्येय, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फायर, ओके, और फिर वो अपने सैक्रिफाइसेस को कंडक्ट करे। आफ्टर दिस he became Ahitagni, one who has established the fire, one who has established the fire। और इस तरीके से आपका समाज में, सोसाइटी में आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है कि वेदर आप सैक्रिफाइसेस डेली परफॉर्म करते हैं या नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब के आधार पर पूरा का पूरा सोसाइटी का रचना, हाउस होल्ड का रचना चल रहा है। तो ये सारे काम जो है एक हाउस होल्डर को परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, रिचुअल ऑफ अग्नध्येय क्या मतलब है? फायर का एस्टेब्लिशमेंट करना, फिर सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करना, उसे अहिताग्नि कहा जाता है। ठीक है, वन हु हैज एस्टैब्लिश्ड द फायर्स। तो ये सब छोटे छोटे वर्ड्स रहेंगे जो कि आपसे कंसेप्ट के तौर पर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इनको आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको पूरे प्रोसेस को याद रखने का जरूरत नहीं है, खास करके पीटी के पर्सपेक्टिव से ये सब आपको वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना है। या किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो हाउस होल्डर के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या है वो? तो सैक्रिफाइस जो कि इसका जो एग्जाम्पल रहेगा, तो एग्जाम्पल था इसका अग्निहोत्र। ये उस सैक्रिफाइस का नाम है, टू बी परफॉर्म्ड बाय द्विज। द्विज यानी कि ट्वाइस बॉर्न। और ये कौन कौन हुआ करते थे? इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रखा जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सोसाइटी में अपने आप को डिफरेंशिएट करते थे। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट था कि आप अगर ब्राह्मण हैं, आप अगर क्षत्रिय हैं, आप अगर वैश्य हैं, और शूद्र वर्ण को आपको क्यों आपके लिए वो काम करेगा, ये करे आपके लिए वो सर्विस देगा, क्यों? क्योंकि आप द्विज हैं। आप द्विज किस लिए हैं? क्योंकि आप अग्निहोत्र सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं। अग्निहोत्र सैक्रिफाइस क्या है? उसका प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, एक रिचुअल है। अब इस तरीके से एक तो इनको इंक्लूड किया गया है और कुछ एक वर्ण को पूरा का पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता था कि किस तरीके से सोसाइटी में डिफरेंशिएशन हो। कुछ लोगों के पास में कुछ ऐसे रिचुअल्स बना दिए गए, कुछ ऐसे तौर तरीके बना दिए गए जो कि पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर ग्रुप को परफॉर्म करना है। और जैसे जैसे टाइम के साथ में ये एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन चलते रहा, ये इतना कंसोलिडेट हो गया कि लोगों ने इसे एक रियलिटी, एक ट्रूथ के तौर पर मानना एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और जिसका
आज भी इसका लड़ाई जो है वो हमें देखने को हमारे इंडियन सोसाइटी में फीचर्स देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद में जैसा कि एक कैटेगरी था हाउस होल्ड, तो दूसरा कैटेगरी था कि ये स्टेट के साथ में भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, स्टेट या फिर जो रॉयल अथॉरिटी थे वो भी अब इसका इस्तेमाल करते थे अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वाई वी आर रूलिंग, वाई एवरीवन शुड एक्सेप्ट अस इन कंपैरिजन टू द होल सोसाइटी ऑल्सो एंड विद इन द किन्समैन ऑल्सो। पूरे के पूरे समाज में भी ये बात बताना कि आखिर जो लोग हैं वो हमें क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे, क्यों हम राजा हैं, क्यों हमें। एक तो है कि आप वॉरफेयर का एक अलग एस्पेक्ट है, दूसरा होता है आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑल टाइम आप वॉर में तो इंगेज रहेंगे नहीं, 365 दिन आप इंगेज में रहेंगे नहीं, तो डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करना पड़ता है, आपको अपने एक ऑरा क्रिएशन करना पड़ता है, एक आइडियोलॉजिकल आपको थॉट्स जनरेट करने पड़ते हैं स्टेट के साथ में, ताकि लोग आपको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो सैक्रिफाइसेस जो थे वो सेकेंड पार्ट में रॉयल अथॉरिटी के साथ में भी जुड़े हुए थे, या रॉयल अथॉरिटी या फिर एक्टिविटीज के साथ में। जैसे वाजपेयी, ये सारे के सारे सैक्रिफाइसेस के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या है, ये क्या दिखाता था, अटेनमेंट ऑफ पावर एंड प्रॉस्पेरिटी, कि जिस भी राजा ने पावर और प्रॉस्पेरिटी यानी कि मटेरियल वेल्थ को गेन कर लिया है, तो उसका प्रमाण क्या होगा कि वो वाजपेयी यज्ञ कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, हैड अ चैरियट रेस, चैरियट रेस। इसमें क्या होता था कि अब कई सारे भाई हैं, अब उन भाई ने किसी एक को राजा क्यों एक्सेप्ट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसने सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हासिल कर लिया है। तो इस चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए वाजपेयी यज्ञ को कंडक्ट किया जाता था। उसमें एक चैरियट रेस होता था, और जो सबसे पावरफुल, जो उस पर जो सबसे जो योग्य इंसान होगा वो प्रूफ करके दिखाता था कि हाँ, इस तरीके से मैं अपने अपने सभी भाइयों में से सर्वश्रेष्ठ हूं। ठीक है, तो वाजपेयी सैक्रिफाइस था ये। फिर अश्वमेध, अश्वमेध सैक्रिफाइस क्लेम टू पॉलिटिकल पैरामाउंसी, यानी कि अब ये सबसे बड़े राजा हो चुके हैं। जब आपने जितने भी छोटे छोटे राजा थे, जितने भी ट्राइब्स थे, जितने भी अदर पॉलिटिकल पावर थे, उन सबको हराकर, उन सबको डोमिनेट कर अब आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर हूं, मेरे से ऊपर अब पूरे इस इलाके में कोई मुझसे बड़ा साम्राज्य नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अश्वमेध का सैक्रिफाइस परफॉर्म करेंगे टू पॉलिटिकल पैरामाउंटेंसी। ठीक है, और फिर लास्ट में होगा इसी अश्वमेध सैक्रिफाइस में ही जो घोड़ा जो दौड़ाया जाता था वो इसका जो पार्ट होता था अश्वमेध का। और फिर जब ये कंडक्ट हो गया, उसके बाद में क्या होगा, राजसूय सैक्रिफाइस, रॉयल कंसिक्रेशन सेरेमनी। सारे राजाओं को बुलाया जाएगा और जो चक्रवर्ती सम्राट जो होंगे उन्हें सबके सामने एक्सेप्टेंस और उन्हें सबके सामने क्राउनिंग किया जाएगा। इसी में कैटल रेड एंड गेम ऑफ डाइस भी हुआ करता था इसी सेरेमनी में। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीजें देखेंगे, खास करके अगर आपने रामायण या महाभारत के सीरियल्स को अगर देखा होगा, जो भी लोग देखते हैं, तो उन्हें ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसका कई बार हमें एग्जांपल्स जो है उसमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस थे जो कि
रॉयल पावर और रॉयल अथॉरिटी के साथ में जुड़े हुए थे। जब हम हाउस होल्ड का एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें अग्निहोत्र आ जाएगा, रॉयल अथॉरिटी के साथ में वाजपेयी, अश्वमेध और राजसूय याग। ठीक है, पहले आप पावर दिखाते हैं, फिर आप पावर को के लिए चैलेंज करते हैं और फिर उसके बाद में अपने आप को कंसीक्रेट करते हैं। एक तरीके से ये इस पैटर्न में कंडक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रिलीजियस फीचर। अब हम चलते हैं इसके फिलोसफिकल पार्ट में, लेटर वैदिक एज के। इसको पूरा नोट डाउन कर लेना। अब हम आते हैं उपनिषद, हमारा जो है टॉपिक है। सबसे पहले इसके कुछ इसको समझते हैं कि उपनिषद क्या है। वर्ड उपनिषद मीन्स to sit near someone, to sit near someone. Basically, so what it is referring to people sitting around their teacher, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच के एक रिलेशन को ये दिखा रहा है, एक नॉलेज के प्रोसेस को दिखा रहा है कि जहाँ पे पीपल है और वहाँ पे टीचर हैं, अपने टीचर के अराउंड या उसको कवर करते हुए या उसके सामने में उनको अराउंड करते हुए टीचर और पीपल का दिखा रहे हैं कि वो किसी चीज के नजदीक में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जब टीचर है, पीपल है, तो ऑब्वियस सा बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉलेज का डिस्पर्सल हो रहा है। ठीक है, तो नॉलेज है, तो कैसा नॉलेज है? इम्पार्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। क्या है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज? टू लिबरेट from the cycle of birth, death and rebirth। तो ये उस नॉलेज के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि समाज में सिर्फ आपको या फिर इस जिंदगी को कैसे जीना है, आप कोई कारपेंटर बन गए, कोई वॉरियर बन गए, आप कहीं पे किसी प्रकार के क्राफ्ट्समैन हैं, नहीं, ये उस नॉलेज के बारे में डील नहीं कर रहा है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के बारे में डील कर रहा है, जिससे कि आप इस पूरे के पूरे लाइफ साइकिल से आप लिबरेट हो सके, दैट इज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, अब चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है तो इट विल बी एक्सक्लूसिव इन नेचर, सबके लिए नहीं है। सिलेक्टेड पीपल्स, सिलेक्टेड लोग ही इस नॉलेज को रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी में एक डिफरेंशिएशन, एक लाइन क्रिएट करना कि हर कोई ये इस नॉलेज को प्राप्त, क्योंकि अगर हर कोई अगर प्राप्त कर लेगा तो फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज कैसे हो जाएगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि अगर आप इस नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ त्याग करके, आपको सारे चीजों मोह माया से निकल के यहाँ पे आना पड़ेगा और तब जाके आप इस चीज को
समझ पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका एक जनरल फीचर। ठीक है, या जनरल अंडरस्टैंडिंग। एक एक करके हम इसके उपनिषद के फीचर को समझते जाएंगे। वही यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर ज्यादातर जो क्वेश्चन जो आते हैं वो उपनिषद के फीचर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक एक करके अब हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिखते जाते हैं। सबसे पहला, ओल्डेस्ट उपनिषद्स आर इन प्रोज लेटर वंस इन वर्स। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ, सबसे पहले तो ये कि कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो कि पहले लिखे गए, और कुछ उपनिषद ऐसे थे जिनका क्रिएशन बाद में टाइम के अकॉर्डिंग जो जो सोसाइटी में जो चेंजेस होते रहे, या जिस भी चेंजेस के साथ में उन्हें अकोमोडेट करना था, न्यू नॉलेज न्यू क्वेश्चंस उभर कर आए, उनको आंसर्स करने के लिए। तो कुछ उपनिषद ओल्डेस्ट थे और कुछ बाद में जाके जिन्हें न्यू उपनिषद भी कहा जाता है या लेटर उपनिषद भी कहा जाता है, दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। ओल्डेस्ट उपनिषद जो है वो प्रोज में है। प्रोज का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कंटेंट को लिख रहे होते हैं, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में, प्रोज का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन में लिखा हुआ है, इतना ज्यादा उसके व्याकरण के ऊपर, उस कहीं पे 4 लाइन है, कहीं पे 10 लाइन है, कहीं पे 3 लाइन लिखा हुआ है, कहीं पे 2 लाइन लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो भी था उसको जस्ट कॉपी पेस्ट डाउन कर लिया। वर्स में क्या होता है कि हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी लैंग्वेज है उसके जो रूल्स हैं, उनके जो ग्रामर है, तौर तरीका है, एक पैटर्न है। अगर एक पैटर्न बना कि हमें 4 लाइन का पैराग्राफ लिखना है तो 4 लाइन से ही समझाया गया। उसमें भी अगर एक है कि किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप पहले डील कर रहे हैं तो उसको पूरा का पूरा डील करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में जब लिखा जाता है तो उसे वर्स कहा जाता है, प्रोज एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में। ठीक है, याद रखना। फिर उपनिषद्स डील विथ मेनी इश्यूज, यानी कि जो भी लगभग सारे जो भी समाज में उस टाइम पे इश्यूज थे, ये सारे इश्यूज को डील करते थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली कंसर्न्ड विथ आत्मा एंड ब्रह्म। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सक्लूसिव नॉलेज। यही वो एक्सक्लूसिव नॉलेज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लोर करना यानी कि पहले जानना और फिर समझाना, देयर मीनिंग एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक तो पहले ये दोनों कंसेप्ट अकेले में क्या क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और फिर आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का क्या एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, क्या ये जुड़े हुए हैं या फिर आइसोलेटेड कंसेप्ट है। तो पूरा पहले एक्सप्लोर करो, फिर एक्सप्लेन करो क्या, एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ आत्मा एंड द ब्रह्म। ठीक है, इसके बाद हमें कंसेप्ट ऑफ माया देखने को मिलता है। कंसेप्ट ऑफ माया जिसे कि हम इल्यूजन या फिर नॉलेज के टर्म्स में इग्नोरेंस कहते हैं। किसमें है, किस उपनिषद में हमें देखने को मिलता है? तो इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है शिविस
वतारा उपनिषद में। तो पूछा जा सकता है, जैसे इस बार आपसे क्षेत्रपति और क्षेत्रपत्नी, क्षेत्रपति जैसे ऋग्वेदिक टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, क्षेत्रपत्नी का कंसेप्ट हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से आपसे उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जा सकता है कि माया जो है वो हमें किस उपनिषद में देखने को मिलता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, उस 4 ऑप्शन में से आपको याद रखना है। तो शिवेत्सवतारा उपनिषद में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। फिर आइडिया ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो बर्थ एंड डेथ को एक साइक्लिक कंसेप्ट के तौर पर दिखाया गया है, ना कि एक लीनियर। जैसे वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या होता है कि बर्थ एंड डेथ को एक लीनियर कंसेप्ट के तौर पर दिखाया गया है, समझाया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर हम इंडियन कंसेप्ट में क्या देखते हैं कि इसे साइकिल के साथ में जोड़ा गया है कि बर्थ एंड डेथ है। अब इस बर्थ एंड डेथ को ऐसे समझिए कि आपका बर्थ होता है, आपका काम है कि आप अच्छे कर्म करें, और फिर उपनिषद के अकॉर्डिंग आप एक आत्मा का, आप एक स्वरूप है, आपके अंदर एक आत्मा है और आपको परम आत्मा के बारे में ज्ञान पाना है, यानी कि ब्रह्म का ज्ञान लेना है। और जब अगर आप उस नॉलेज को अगर एक्वायर कर लेते हैं तो आप इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्त हो जाएंगे और आपका जो आत्मा का जो है वो परमात्मा के साथ में मिलन हो जाता है। और अगर आप इग्नोरेंस में रहेंगे, यानी कि माया में रहेंगे, आप इस संसार के चीजों में डूबे रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आप इल्यूजन में डूबे हुए हैं, आपको नॉलेज के टर्म्स में इग्नोरेंस है, और इसी वजह से आप साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में के चक्कर में जन्म में पिसे रहेंगे। ठीक है, ये है कंसेप्ट इसको समझाने का जो जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का ट्रांसफर होना। अब जैसे आपके अगर अच्छे कर्म हैं तो आप उच्च जाति में जाएंगे, यानी कि उच्च वर्ण में आपका जन्म होगा। अगर आपके अच्छे कर्म नहीं हैं तो आप नेक्स्ट जन्म में जाके निचले जाति में पैदा होंगे या अदर एनिमल्स के कैटेगरी में पैदा होंगे। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भले ही आपका बॉडी तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो अगर आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर अच्छा कर्म किया हुआ है और आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको बेटर वर्ण में आपका जन्म होगा, अपर आप सोसाइटी के अपर हिस्से में जाएंगे। बुरा कर्म करेंगे तो आप उसमें फिर आप लोअर में जाएंगे। इस तरीके से आप साइकिल एंड बर्थ में पिसते रह जाएंगे। पिसते रहने से निकलने का बाहर का तरीका क्या है कि आप उस अल्टीमेट नॉलेज को रिसीव करें, यानी कि आत्मा और ब्रह्म को समझे, माया से बाहर निकल कर आए। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ में ये पूरे के पूरे आइडियाज जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, फिर रेफरेंस टू 3 वर्ल्ड्स, ह्यूमंस, एंसेस्टर्स, जिसे कि पितृ कहा जाता है, एंड गॉड्स। तो अल्टीमेट नॉलेज अगर आपने रिसीव कर लिया तो आप गॉड के पास में पहुंच जाएंगे। अच्छे कर्म अगर आप कर रहे हैं तो आप एंसेस्टर्स के पास में जाएंगे। अगर आपके बुरे कर्म हैं तो आप इसी वर्ल्ड के इस अर्थली लाइफ के चक्की में पिसते रह जाएंगे।
ठीक है, तो आपको समझाया जा रहा है गोल ऑफ उपनिषदिक टीचिंग इज रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म, यानी कि आप उस परम ब्रह्म को पहचानिए। ठीक है, लिबरेशन यानी कि मुक्ति, मोक्ष या फिर मुक्ति कैन बी अचीव्ड can be achieved through this knowledge। ठीक है, फिर उसके बाद में emphasis on yogic meditation, to realize ब्रह्म। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना कि जो ओल्डेस्ट यानी कि जो ओल्डर जो जितने भी जो अर्लीस्ट जितने भी उपनिषद लिखे गए थे उनमें रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ब्राह्मण को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस के कंडक्ट में उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता था कि अगर आप ब्रह्म को अगर रियलाइज करना चाहते हैं तो आपको सैक्रिफाइसेस जो है वो परफॉर्म करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, एक मैंडेटरी टास्क है। लेकिन जो लेटर या फिर बाद में जितने भी उपनिषद लिखे गए उसमें धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलता है कि वो सैक्रिफाइसेस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं योगिक मेडिटेशन के ऊपर कि आप अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आप अगर उस ब्रह्म को एक्वायर करना चाहते हैं तो आपको योगिक मेडिटेशन के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। सैक्रिफाइसेस को अब मतलब ये वो लेटर वैदिक टेक्स्ट में समझा रहे हैं कि सैक्रिफाइसेस हो सकता है कि पहले इंपॉर्टेंट थे पर अब जो है योगिक मेडिटेशन का रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस जो है वो ज्यादा बढ़ के आ चुका है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है, कैसे होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, किस वजह से होता है, ये चीजें, ये जो कंसेप्ट है ये आपका मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब हम समझेंगे, देखेंगे कि क्यों हमें ये शिफ्ट देखने को मिलता है कि अर्लियर उपनिषद्स में हमें सैक्रिफाइसेस के इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं और लेटर में हमें उनका कम रेलेवेंस देखने को मिलता है और योगिक मेडिटेशन की तरफ में हमें फोकस देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हमें समझना है मेंस के पर्सपेक्टिव से। बाकी ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि जनरल क्वेश्चन के तौर पर आते रहेंगे, पीटी के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। ठीक है, उपनिषदिक नॉलेज is in several places associated with kings और क्षत्रिय।
एग्जाम्पल, अजात शत्रु, अश्वपति, एंड प्रवहाना giving information, knowledge, of ब्रह्म। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी को शो करता है। और शायद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्यों हमें शिफ्ट एक दिखाई देता है अर्ली उपनिषदिक और लेटर उपनिषदिक थॉट्स में, तो जो भी अगर थोड़ा सा अगर इस चीज को अगर समझना चाहते हैं, अगर आप सही तरीके से सोशल साइंसेस को समझते हैं, तो इस लाइन से आपको शायद क्लियर हो जाए। तो जो समझ सकते हैं वो अगर बता सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि इस लाइन से कैसे वो चीज एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, बाकी फिर तो मैं क्लास में इसको डील करूंगा ही। ठीक है, Upanishads gives reference to the concept of ashram, यानी कि 4 आश्रम का जो कंसेप्ट हुआ करता था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये जो है इसका रेफरेंस जो है वो हमें उपनिषद में देखने को मिलता है, यानी कि ये लेटर वैदिक एज से ही धीरे धीरे करके इसका कंसेप्ट जो है इवॉल्व होने लगा था। पोस्ट वैदिक पीरियड में या फिर जब हम पॉलिटिकल फॉर्मेशन में आते हैं तो एकदम कंसोलिडेट कर चुका था। ठीक है, तो रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ आश्रम, रेफरेंस to the ceremony of Upnayan, in which young boys are initiated into ब्रह्मचार्य। तो यानी कि जो जब बॉयज जब अपने एजुकेशन के लाइफ में जब एंटर किया करते थे, तो ब्रह्मचार्य जिसे स्टेज कहा जाता है, जब वो नॉलेज को रिसीव करते हैं, जब वो एजुकेशन को रिसीव करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ एक सेरेमनी हुआ करता था जिसे उपनयन कहा जाता था। तो ये हमें रेफरेंस देता है कि आश्रम का जो कंसेप्ट है वो इस टाइम तक इवॉल्व हो चुका था। ठीक है, इस तरीके से ये एविडेंस शो करते हैं सेरेमनी ऑफ उपनयन। तो उपनयन आपसे ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि उपनयन सेरेमनी जो है वो किस चीज के साथ में रिलेटेड था। तो यंग बॉयज आर इनिशिएटेड इनटू द ब्रह्मचार्य आश्रम स्टेज ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स, और जो एक जनरल बेसिक फीचर्स था वो मैंने उपनिषद के बारे में बताया था। अब कुल मिलाकर इस टॉपिक को हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। पॉलिटिकल फीचर्स को हमने कवर किया, हमने इकोनॉमिक फीचर्स को कवर किया, हमने सोशल फीचर्स को कवर कर लिया, रिलीजियस फीचर्स को कवर कर लिया। एक प्रेजेंट टाइम में एक नया चीज उभर के आया है, वो ये है कि
वैदिक एज में कई सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर फोकस भी बहुत ज्यादा है कि कौन कौन से ऐसे कौन से साइंटिफिक डेवलपमेंट्स थे जो वेस्ट में हुए और उसका जो सीड्स है या फिर उनके जो आइडियाज जो हैं वो ऑलरेडी हमें ऋग वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं या फिर लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो वो एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम जब मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके साथ में मैं कवर करूंगा। उसके लिए एक एक्सक्लूसिव क्लास लेने का जरूरत नहीं है, वो बेसिकली आपके मेंस के आंसर राइटिंग के साथ में उससे मैं उसको एक तरीके से मर्ज करके इसी के साथ में जब हम पॉलिटिकल फीचर्स को पढ़ेंगे या किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करना है तो उसी में मैं आपको मर्ज करके बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे या कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो बताते हैं कि ऋग वैदिक टेक्स्ट में भी या पूरे के पूरे वैदिक लिटरेचर में साइंटिफिक नॉलेज का हमें एविडेंस देते हैं, ठीक है। तो उससे भी हम करेंगे। मेंस का भी जो आंसर राइटिंग क्लास है वो भी पैरेलली चलता रहेगा। पर इस तरीके से लगभग ये जो एक जो टॉपिक था जो हमारा पूरा का पूरा वैदिक एज था, जिसे हमने दो पार्ट्स में समझा, दो ब्रॉड कैटेगरी में, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब से इसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा मेगालिथ का रहेगा, जो कि आयरन के साथ में। अभी तक लगभग जितने हमारे जो हमने जो सिलेबस जो कवर किया है मेटलर्जी के कॉन्टेक्स्ट में या फिर टेक्नोलॉजी के मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो कॉपर के साथ में एसोसिएटेड है। ऑल्दो लेटर वैदिक एज में हमें आयरन का एविडेंस मिल जाता है, पर अभी भी ये इतना आयरन सेंट्रिक सोसाइटी हमें देखने को नहीं मिलता है। लिमिटेड यूज था पर लिमिटेड यूज था, ठीक है। पर इसके बाद से हम आयरन की तरफ में हमें और भी ज्यादा जो है वो डोमिनेंट मटेरियल बनते जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसका जो सबसे पहला पार्ट जो होता है मेगालिथिक कल्चर को हम पढ़ेंगे। ऑल्दो वो भी स्टोन के साथ में ही रिलेटेड है पर वो एक ट्रांजिशन को दिखाता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेगालिथिक कल्चर होगा और उसके बाद से हम नॉर्थ इंडिया के वो एक क्लास में कवर हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में के जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होते हैं यानी कि जनपद से महाजनपद, हम उस टॉपिक की तरफ में बढ़ेंगे और ऐसे ऐसे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। एक तरफ जीएस फाउंडेशन भी चलता रहेगा और एक तरफ मेंस का आंसर राइटिंग भी। हर टॉपिक जो पूरा एक जो मेन टॉपिक है उसको कंप्लीट करने के बाद में हम आंसर राइटिंग भी करते रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जीएस फाउंडेशन के क्लास को करो और मेंस का जो सीरीज जो चल रहा है उससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलो। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वो पहले आंसर राइटिंग करे और आंसर राइटिंग करने के बाद इवैल्यूएशन के लिए अपने आंसर्स को भेजते रहा करो, ठीक है। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। ओके।